गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना 8th चैप्टर है हिस्ट्री का, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसके कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ और एमसीक्यूज़ की कुछ व्याख्या भी है। ठीक है, आज मैं जो है एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या भी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन से जो उपाय हैं वो इनमें सम्मिलित है? नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है जो हल का फाल था उसके लिए जो है लोहे का प्रयोग किया गया। धान की रोपाई की गई। सिंचाई के उपाय जो है नए नए इस्तेमाल किए गए। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है उपयोग में लाई गई हैं। तो उस टाइम पे क्या था, जो हल्के फाल के लोहे का उपयोग किया गया जिससे सिंचाई ज़्यादा होने लगी था। जो कृषि थी वो ज़्यादा होने लगी। धान की रोपाई, सिंचाई के उपाय। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेंगे। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। अगर गांव समृद्ध नहीं होगा, शहर समृद्ध नहीं होंगे, तो वहाँ पे लोग भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। कौन से थे? कृषि के विकास में लोहे के फाल और धान की रोपाई, ठीक है, ये बहुत ही जो कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी जो है काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा आंसर डी बना था उसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, गांव का जो प्रधान व्यक्ति है वो ग्राम भोजक कहलाता था। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों को बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। तो जो 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट क्या है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो ये तो ठीक है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। लेकिन देखिए इसमें यहाँ पे गलत हो गया। छोटे किसान नहीं, स्वतंत्र तो होते थे लेकिन छोटे किसान नहीं, जो बड़े किसान होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उनको भूपति कहा जाता था। तो जो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो केवल एक है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेंगे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यहाँ से हम क्वेश्चन ये बन गया है कि ग्राम भोजक कौन कहलाता था? जो गांव का प्रधान व्यक्ति है वो ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद जो है आनुवंशिक था। आनुवंशिक मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। किसके बारे में बात हो रही है? जो ग्राम भोजक होता था, गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था। ठीक है, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, न कि भूपति। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो गांव के स्वतंत्र कृषक होते थे उनको क्या कहा जाता था? गृहपति कहते थे, भूपति नहीं कहा जाता था। भूपति तो उनको कहा जाता था जिनके पास बहुत सारी जो है ज़मीन हो। इससे ज़्यादातर छोटे किसान, इसमें जो है ज़्यादातर छोटे किसान थे, अतः कथन दो गलत है। इसके अतिरिक्त गांव में जो भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करने के लिए अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।
ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बताइए कि जो मैं ये आप लोगों के लिए व्याख्या भी साथ साथ लेके आई हूँ, ये आपको ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 3 है हमारा, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो संगम साहित्य है इसके बारे में बताना है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़। तो संगम साहित्य किस में है? हमारा जो तेलुगु है ना, सॉरी तेलुगु नहीं, तमिल। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य निम्नलिखित में से तमिल से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य किसको कहते हैं? जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। संगम जो साहित्य है उनकी रचना कब की गई? लगभग 2300 वर्ष पूर्व। इन्हें संगम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, क्यों क्यों कहा जाता है इसको संगम? जो मदुरई के कवि हैं उनके सम्मेलनों में इनका संकलन होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भरूच बंदरगाह है उसके बारे में बताना है। यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी का दांत जो होता है उसका आयात होता था। सेकंड है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। भरूच जो बंदरगाह है उसके बारे में बताना है। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। तो केवल बी, ठीक है, केवल 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं एक बार इसकी व्याख्या। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है। किसका दिया गया है? बेरीगाजा जो पतन है उसका विवरण दिया गया है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया कि भरूच का जो यूनानी नाम है वो क्या है? बेरीगाजा। ठीक है, यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। जो हाथी का दांत है वो इसमें शामिल नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। कहाँ से निर्यात किया जाता था? भारत से। अन्य सभी जानकारियाँ सही हैं। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक किशोर जो है सुंदर औरतें, अच्छा शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार में लाते थे। मतलब जो ये गायक किशोर हैं ये भी उपहार में उनको दिए जाते थे, और जो सुंदर स्त्रियां हैं, औरतें हैं, उनको भी वो भी दी जाती थी उनको उपहार के तौर में। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित के साधनों विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। ये तो सही है कि आज सिक्के पुराने थे लेकिन वो टीन के नहीं बने होते थे। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी जो है संगम काल में होता था। ठीक है, तो एक बार व्याख्या देख लेंगे। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलने में रहे हैं। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों का आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के जो है कहा जाता था। तो वहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है कि टीन के जो सिक्के जो आहत सिक्के होते थे वो टीन के बने होते थे, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो आहत सिक्के हैं वो चांदी और सोने की से बने होते थे। ठीक है, संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु जो है विनिमय में भी चलन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो आज सिक्के थे वो सोने चांदी के बने होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, मथुरा जो है 2500 साल से भी अधिक समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। असर्शन और रीजन है ये हमारे। ठीक है, मथुरा के बारे में बता रहे हैं इधर। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। उसका कारण क्या है? मथुरा जो है यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, इसलिए वो जो है महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो जो ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं, और जो
आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। मथुरा जो है 2500 साल से भी अधिक समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी करवाई गई थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मथुरा किन की राजधानी थी। चलिए, निम्नलिखित में से कुषाणों की राजधानी कौन सी है? कुषाणों की राजधानी आप लोगों को बतानी है। पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती या कंधार? बताइए। कुषाणों की राजधानी के बारे में आप लोगों को बताना है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है यहाँ पे। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जो मथुरा है वो कुषाणों की राजधानी रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग से प्राप्त हुए हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के जो है प्रसिद्ध केंद्र थे। आप लोगों को नीचे गए ऑप्शन में बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। तो यहाँ पे केवल आ गया तो ये ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ पे केवल आ जाता है तो ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो केवल दो जो है, जहाँ पे केवल दो लिखा है, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्राय काले रंग से होते थे। कैसे कलर के होते थे? काले, ब्लैक कलर के। ठीक है, और इनमें एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए, वहाँ पे पूर्वोत्तर एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्वोत्तर बोला गया है, लेकिन कहाँ पे मिले हैं? यहाँ पे उत्तरी भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो आपको ऑप्शन बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। श्रेणियों के बारे में बताना है। जो श्रेणी थी वो संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग होते थे। और इसमें क्या बोला गया है? श्रेणियां जो है संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ है। तो संयुक्त रूप से नहीं, ये अलग अलग अपने जो है संघ बनाते थे। शिल्पकार अलग से बनाते थे और व्यापारी अलग से बनाते थे। ठीक है, देखिए, शिल्पकारों को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। जो शिल्पकारी थे, उनकी जो श्रेणी थी, उनका काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग
पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को जो है दे दिया जाता था। तो जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, संयुक्त रूप से नहीं, अलग अलग काम करती थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 10th देखेंगे। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो अरिकामेडु पतन है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, कर्नाटक। इसमें आप लोगों को बताना है। तो जो पुदुचेरी है वहाँ पे अरिकामेडु नामक एक पतन है, प्राचीन पतन है जो, वो वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? पुदुचेरी में। व्याख्या देख लेंगे। अरिकामेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले जो अरिकामेडु है वो एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा होता था। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम से जो एरेटाइन है, एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, जो एरेटाइन पात्र है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। इसको अच्छे से ध्यान से जो है पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जैसे आप लोगों को दे देंगे, अरिकामेडु के बारे में पूछेंगे और एक ऑप्शन में ये दे देंगे, दूसरे ऑप्शन में ये लाइन दे देंगे, तीसरे में इधर से दे देंगे, पूरा पैराग्राफ आपको उठा के दे देंगे। ठीक है, और नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 11th है। प्रारंभ में तमिल भाषा में लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? मतलब जो प्रारंभ है तमिल भाषा थी उसके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ये आप लोगों को बताना है। ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत या मलयालम। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तमिल के लिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लिपि क्या होती है ये आज मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को जो है शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 देखेंगे। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जो जातक कथा है उसके बारे में बताना है। जातक कथा किसके लिए थी? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा या दरबारी कवियों द्वारा? तो जो जो बौद्ध अनुयायी थे उनके लिए जो है जातक कथाओं का संकलन किया गया था। ऑप्शन देख लेंगे एक बार व्याख्या। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों से प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा जो चैप्टर है उसके MCQ जो मैं लेके आई हूँ वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए आज मैं आप लोगों के सामने ये व्याख्या भी लेके आई हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।